हाँ, सबने क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे एक से दो बार। सबको समझ गया कि वो रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे बनाना। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एक से दो बार करना चाहिए सबने। हाँ बोलो। 3-4 बार डाउनलोड किया मैं, नहीं हो रहा हो। क्या नहीं हुआ? रिएक्ट ऐप नहीं आ रहा था। क्या एरर आ रहा था तुमको? अभी सर http fetch get 200 हाँ registry डॉट npm ये फोटो डालू क्या सर? हाँ, फोटो डालो फोटो डालो। क्या हुआ? चल तो रहा तुम्हारा? हम्म। रुक गया सर वो वहां पे। तुम्हारा इंटरनेट गया था फिर उसके वो टाइम पे। वापस से ट्राई करो। ठीक है ना सर। वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है मतलब वो फेच नहीं कर पा रहा है मतलब थोड़ी देर के लिए इंटरनेट का इशू है तुम्हारा। ठीक है। बाकी तो कोई एरर नहीं दिया ना तुमको। नहीं, वापस से कंट्रोल सी करो। आ गया सर, हो गया। हम्म। तो सीडी माई ऐप करूँ क्या सर? हाँ, सी डी माई ऐप करो और npm स्टार्ट करो फिर। किसी को कोई डाउट रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप से चालू करने के लिए सबको कमांड याद हुई क्या? क्या है कमांड? नया एप्लीकेशन बनाना है रिएक्ट का तो कमांड क्या है? npx create my app, react ऐप, फिर माई ऐप, फिर ऐप का नाम देना है सर। माई ऐप नहीं, माई ऐप खुद एक ऐप का नाम है। हाँ। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर तुम्हारे एप्लीकेशन का नाम जो तुमको देना है।
सर आपका नेट गया लगता। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अब हो रहा है क्या शेयर? अभी भी नहीं हो रहा है?
हाँ हाँ। अभी आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ अब्दुल मुकीद बोलो। हाँ मुझे मैं अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ हाँ अभी आ अभी आ रही रही। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर सर स्क्रीन स्क्रीन में। में दिखा रहा अच्छा ठीक है चलो। तो आज हम लोग ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने हमको बना बनाया फोल्डर स्ट्रक्चर दे दिया, जो कि बहुत कॉमन फोल्डर स्ट्रक्चर है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर हर रिएक्ट के एप्लीकेशन में। जैसा कि उसने पब्लिक फोल्डर बना के दे दिया अपने को, एसआरसी फोल्डर बोल के दे दिया, गिट इग्नोर बोल के दे दिया, पैकेज डॉट जेसन दे दिया, रीडमी डॉट एमडी फाइल दे दिया। अब ये सब फाइल्स क्या है और ये सब फाइल्स करते क्या है, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं एक एक से तुम लोगों को ये फोल्डर स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। इसके नोट्स वगैरह निकालना है निकालो और समझो इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी रोज तुम लोग या फिर जब भी हम लोग एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे, तब तब हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग, और हम लोग फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे हमारी। ठीक है। तो पहली चीज के ये रीडमी डॉट एम डी ये फाइल हमको पहले भी आ चुकी है। ये फाइल क्या है? ये गिटहब की फाइल है। ये क्या है? गिटहब की फाइल है। अब तुम जाकर गिटहब पर देखोगे तो एक्चुअल में ये जो अपन ने कमांड फायर किया है npx डैश क्रिएट डैश रिएक्ट ऐप, इसने करा क्या? इसने ये क्या गया, ये किसने क्या करा? गिटहब पे गया, जो अपन ने कमांड फायर किया था उसने क्या किया, गिटहब पे गया और गिटहब पे गया और एक रिपॉजिटरी डाउनलोड कर दी। ये रिपॉजिटरी डाउनलोड कर दी और अपना कोड चालू हो गया। कौन सी रिपॉजिटरी चालू करी उसने, क्लोन करी उसने? ये तो क्रिएट रिएक्ट ऐप है। इसका टेम्पलेट की रिपॉजिटरी कौन सी है? यार ये टेम्पलेट की रिपॉजिटरी नहीं दिया, बट ये प्रोजेक्ट अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप से चालू किया है। क्रिएट रिएक्ट ऐप से चालू किया मतलब इन्होंने कैसे अपन ने ये प्रोजेक्ट बनाया, अवेलेबल स्क्रिप्ट्स कौन कौन से है अभी, मतलब इन दिस डायरेक्टरी यू कैन रन, इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी यू कैन रन npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करने से क्या होगा? runs this application in the डेवलपमेंट मोड। डेवलपमेंट मोड बोले तो कि डेवलपर कोडिंग कर रहा है ऐसा समझ के डेवलपमेंट मोड पे वो एप्लीकेशन चालू हो जाता है। डेवलपमेंट मोड में क्या होता है, एक तो रिफ्रेश बहुत अच्छे से होता है वो, मतलब यहाँ पे तुमने चेंजेस करे, वहां पे तुम्हारे लोकल होस्ट पे तुरंत दिख जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट।
अभी पहले हम लोग लाइव सर्वर के थ्रू रन करते थे अपने एप्लीकेशन, और नोड जेएस की फाइल रहती थी तो नोड जेएस के थ्रू रन करते थे। तो अभी मैं जो रन कर रहा हूं, अभी देखो ये डेवलपमेंट मोड में रन हो रहा है। अगर मैं कोई भी एक फाइल में चेंजेस कर रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे कुछ तो भी यहाँ पे मैं कुछ तो भी चेंज कर रहा हूँ, तो देखो ये देखो वापस उसने क्या किया, कंपाइलिंग किया। तो जैसी मैं चेंज कर रहा हूँ वैसी वो कोड क्या हो रहा है, वापस कंपाइल होके जैसी यहाँ पे सक्सेस हुआ वेब पैक, वैसी मेरे जो चेंजेस है वो यहाँ पे दिख गए। मतलब ये पूरा लाइव कोडिंग एनवायरनमेंट है। लाइव कोडिंग मतलब मेरा लोकल होस्ट :3000, और अगर मैं कुछ भी एरर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्लास नेम का ई खा गया समझ लो। अच्छा ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है वो क्लास नेम का ई खाना, मतलब मैंने ये div का एंडिंग ब्रैकेट निकाल दिया समझ लो। ये देखो इन्होंने मेरे को यहाँ पर भी एरर दे दिया, और देखो मेरा रिएक्ट के एप्लीकेशन में भी एरर आ गया तुरंत। मतलब मैं कुछ भी गलती करूं तो ये डेवलपमेंट मोड क्या करेगा, मेरे को गलती अभी F12 करके कंसोल में देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। उन्हें पहले तो रिएक्ट का एक और खास बात है कि ये जो एरर मैसेजेस ना, इन्हें क्या करता है, अपने पेज पे डायरेक्टली डिस्प्ले करके दे देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है जब तक तुम्हारा एरर सॉल्व नहीं करे तब तक। समझ में आ रहा है? तो ये एक और है। तो यहाँ पे उन्हें क्या बोल रहा है, ये हेडर के पास जाके देखो तुमने कुछ तो भी गलती करी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे div टैग को एंडिश नहीं करा। क्या करा मैंने, div टैग को एंड नहीं करा। तो अब मैं अगर div टैग डाल दूंगा तो वापस ये कंपाइल हो जाएगा, वापस ये जैसा था वैसा, अगर रिफ्रेश करेंगे तो जैसा था वैसा आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो readme.md फाइल में सभी चीजें लिखी हुई है जो जो हम लोग ये टेम्पलेट को या रन एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगता है। तो पहला जो npm start जब हम लोग लिखते हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लोकल होस्ट :3000 पे अपना कोड को चला रहे हैं, डेवलपमेंट मोड में चला रहे हैं। और जो डेवलपमेंट मोड बोले तो तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम डेवलपमेंट मोड में कुछ भी कर सकते हो। दूसरे मोड्स क्या है, प्रोडक्शन मोड, मतलब तुम प्रोडक्शन बिल्ड बना रहे हो, ये वो देखेंगे अपन बाद में। एक कमांड है npm टेस्ट बोल के, हमने एक जब हम लोग रिएक्ट का एडवांटेजेस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि रिएक्ट के अंदर हम लोग यूनिट टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या रहती है कि ये देखो ये एक app.test फाइल बनाना पड़ता है, और वो तुम्हारा पेज बराबर से रेंडर हुआ या नहीं हुआ, या तुम्हारे फंक्शन को टेस्ट करना है। इस तरीके से हम लोग टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करके यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूं, तो मैं इसको बंद करता हूं, npm रन या फिर npm टेस्ट। तो इन्हें मेरा टेस्ट सूट रन कर रहा है। ये देखो मेरा एक टेस्ट सूट रन किया, पूरे के पूरे टेस्ट केसेस पास हो गए मेरे। तो इस तरीके से ये एक खुद ही उन्होंने अपने को टेस्टिंग लाइब्रेरी दे दी। टेस्टिंग क्या रहती है, ये टेस्ट केसेस लिखना ये एक डेवलपर का काम होता है। इंटरव्यूअर पूछता है तूने तूने टेस्ट केसेस लिखे क्या, तो उसको बिंदास बोलने का, लिखो नहीं लिखो मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं। अब ये बता दिया बोले तो लिख दिए तुमने, लिख दिया हूं मैंने टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस क्या रहते हैं जनरली, कि तुम्हारा पेज रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जनरली उसके अंदर असर्शंस वगैरह होते हैं, स्नैपशॉट टेस्टिंग होती है, अलग अलग टेस्टिंग के तरीके हैं। वो एक ऑलरेडी अलग ही टॉपिक है। तुम्हारा कोड बग के फ्री है, बग फ्री है, बग फ्री है बोले तो कुछ बग्स नहीं देता है। वो डिटरमाइन करता है कि तुम कितने अच्छे से और कितने टेस्ट केसेस लिखते हो। ठीक है। तो जो भी फंक्शनैलिटी तुम डाल रहे हो अपने एप्लीकेशन में, वो फंक्शनैलिटी के लिए तुम लोग टेस्ट केसेस लिखना ही लिखना होता है एक डेवलपर को।
तो आजकल तो पहले टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट बोलते हैं, TDD। पहले टेस्ट केसेस लिखते हैं, बाद में कोडिंग करते हैं। मतलब टेस्ट केसेस से कोडिंग का फंक्शन कॉल करके उसको को आगे बढ़ाते हैं। खैर वो उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना तुमको पता होना चाहिए कि रिएक्ट के अंदर यूनिट टेस्टिंग, एक टेस्टिंग अलग रहता है, एक मैनुअल टेस्टिंग रहता है। मैनुअल टेस्टिंग बोले तो तुम्हारा टेस्टर करता, उन्हें क्या करता, जाता टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी डालता, ये करता, तुम्हारा एप्लीकेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो देखता है। तो वो एक अलग काम है, उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। एक और काम है ऑटोमेशन टेस्टिंग का। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता, जैसा मैनुअल में कैसा यूजर टेक्स्ट बॉक्स में इंपुट डाल रहा, फिर सबमिट बटन दबा रहा, ऑटोमेशन में क्या होता, सिलेनियम गिलेनियम बोल के टूल्स है, साइप्रेस बोल के टूल है, वो लोग खुद ही अपन कोडिंग करते, थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखते, तो स्क्रिप्ट लिखने से क्या होता कि ऑटोमेटिकली वो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जाती, सबमिट बटन हो जाता, ऑटोमेटिक होता। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेस्ट केसेस। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक टेस्ट, सॉरी, ऑटोमेशन टेस्टिंग, एक मैनुअल टेस्टिंग और एक यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जो है वो कौन करता, डेवलपर करता है। यूनिट टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर करता है। डेवलपर करता है मतलब उसने जितने भी फंक्शंस लिखे हैं वो फंक्शन को उन्हें क्या करता है, यूनिट टेस्टिंग के थ्रू कॉल करके देखता है, और क्या रिजल्ट आया उसको एक्सपेक्ट के थ्रू। मतलब मैं सम का रिजल्ट, सम जो है मैंने एक बार बताया था शायद तुमको, यूनिट टेस्टिंग, सम अगर मेरे को 5 आ रहा है या 3 आ रहा है या क्या आ रहा है, वो एक्सपेक्ट और असर्ट वगैरह के मेथड के थ्रू तुम लोग, यूनिट टेस्टिंग में 2 से 3 चीजें कॉमन है, एक तो असर्ट वगैरह और एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट बोले तो मैं ये फंक्शन कॉल करने के बाद ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये रिटर्न वैल्यू आनी चाहिए, और मेरे को आई कुछ और, तो तुम्हारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर तुमने बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 + 2 4 आएगा और तुम्हारा फंक्शन ने भी 4 रिटर्न किया, तो क्या बोलेंगे उसको, पास हो जाएगा, मेरा टेस्ट केसेस पास हो गया, ये बोलेंगे। सो खैर ये पता होना चाहिए। तो ये जो रीडमी फाइल के अंदर तुम अपने प्रोजेक्ट के पूरे डिटेल्स लिखोगे कि तुम अपना प्रोजेक्ट कैसा रन करोगे, तुम अपना प्रोजेक्ट कैसे यूनिट टेस्टिंग करोगे। फिर एक npm रन बिल्ड बोल के है, तो ये npm रन बिल्ड बोल के क्या करता है, ये अभी कैसा है, ब्राउजर को तो ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर देने वाले नहीं है अपन, ब्राउजर को ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर देंगे क्या अपन, उसको एसआरसी दे सकते क्या अपन, उसको खाली जावास्क्रिप्ट के फाइल्स और एचटीएमएल के फाइल्स देना पड़ेगा अपने को, बराबर। तो उसके लिए अपना ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसको कंट्रोल सी करता हूं मैं, npm रन बिल्ड, रन बिल्ड बोले तुम लोग ने, तो ये क्या करता है, एक प्रोडक्शन का बिल्ड बनाता है एक बिल्ड फोल्डर में। ये देखो अभी बिल्ड फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया। क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, प्रोडक्शन बिल्ड बना रहा है, ये प्रोडक्शन बिल्ड बना रहा है बोले तो ये अपना जो रिएक्ट के कंसेप्ट गिंसेप्ट है वो सबको हटा के वो बिल्ड फोल्डर में, देखो बिल्ड फोल्डर में क्या आया, index.html बन गया। अब ये index.html अपना क्या है, ब्राउजर में तुम लोग चला सकते हो। मतलब इन द एंड तुम जो बिल्ड बनाओगे वो देखो ये index.html कितना एक ही लाइन में कितना बड़ा बन गया। और फिर बाद में स्टैटिक के अंदर जाएंगे, उसमें जेएस फाइल से, जावास्क्रिप्ट फाइल से, अपन देख भी नहीं सकते, सॉरी अपन देख भी नहीं सकते जावास्क्रिप्ट फाइल्स। मतलब उन्हें ने क्या करा कि इतने अच्छे तरीके से अपने को अपना जो अपन जो जेएस गीएस ये वो सब लिख रहे थे उसको सबको एक बिल्ड फोल्डर में बना दिया। अब ये जो बिल्ड फोल्डर है तुम लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हो। देखो ये मैं डायरेक्टली खोल रहा हूँ इसको,
नहीं, एक HTTP सर्वर पे तुम जाके उसको डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब तुमको यहाँ पे जाके अगर तुमने ओपन इन टर्मिनल बोला और HTTP- सर्वर बोलकर भी एक कमांड है। अच्छा, मेरे पास नहीं है वो। ठीक है, खैर। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हारे को स्टैटिक फाइल्स मिले जिसके अंदर एक index.js फाइल है, इसको अगर तुम सर्वर पे जाके डिप्लॉय करोगे ना, या फिर इसको तुम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो अभी अभी रिएक्ट की जरूरत नहीं है। रिएक्ट की जरूरत है क्या इसको? क्योंकि पूरे क्या है, अब पूरे क्या है, HTML और JS फाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे index.js और इसको जाके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये देखो अपना नॉर्मल तरीके से चल रहा है। समझ रहा है? तो भले ही अपन क्या करें, यहाँ पे अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, बहुत कुछ अलग अलग किया अपन ने, बट इन द एंड npm रन बिल्ड से क्या होता है, कंप्यूटर ऑटो, ये जो बिल्ड का कमांड है, ये बिल्ड का जो कमांड है, ये बिल्ड का कमांड ऑटोमेटिकली, ये बिल्ड का कमांड ऑटोमेटिकली तुम्हारे वास्ते एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट करके, उसमें तुमने जो भी तुम्हारे एप्लीकेशन का फैब आइकन यूज करे होंगे, तुमने तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट उन्हें क्या कर देता है, HTML फाइल के अंदर डाल देता है। इस तरीके से तुम्हारा तुम्हारा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। और रिएक्ट क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते, रिएक्ट को क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये जो स्टैटिक फाइल्स रहते हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन रहते हैं। सो ये रीडमी फाइल है। तो रीडमी फाइल में ये सब चीजें हैं। इजेक्ट बोल के है, npm रन इजेक्ट मैंने कभी यूज नहीं किया। दिस इज वन में once eject you cannot go back if you aren't satisfied with the build tools configuration choices you can use eject at any time. This command will remove the single build dependency from your project. Instead it will copy the configuration files. कोई भी इजेक्ट यूज नहीं करता है, खैर छोड़ दो उसको। फिर आगे ये बंडलिंग और एनालाइजिंग टूल्स है। तुमको एरर्स वगैरह आते हैं और तुमको और छोटा करना है अपना बिल्ड फाइल, तुमको अगर बहुत बड़ा लग रहा है और छोटा करना है, तो ये कोड स्प्लिटिंग, एनालाइजिंग द बंडल साइज, बिल्ड बोले तो क्या हो रहा है, ये बंडल साइज होता है तुम्हारा, तो उसका कितना बड़ा एप्लीकेशन बन रहा है तुम्हारा, अगर तुमको उसको छोटा गिटा करना है तो क्या करोगे, मेकिंग अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप। तो इस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन दे के रख दी है अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में। बट अपने लिए ये कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई कोई रीडमी फाइल बनाता है, कोई नहीं भी बनाता है। अपन अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपन ने अपना रीडमी फाइल बनाना, कि तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे रन करना, तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना, ये सब तुमने बताना सामने वाले को कि तुमने कैसे किया है। तो दूसरा है कि अगर ये रीडमी फाइल नहीं है, समझ लो, तो मैं कौन सा कमांड रन करूंगा, तो ये एक पैकेज डॉट जेसन है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये जेसन फाइल है जो कि तुम्हारा पूरा पैकेज बनाती बोले तो, जो भी तुम्हारा अलग अलग मॉड्यूल्स लग रहे हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, वो सभी चीजें क्या है, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर है। देखो ये एक जेसन फाइल है, जेसन फाइल है बोले तो एक ऑब्जेक्ट है। जेसन बोले तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है ये फाइल। अभी देखो ये क्या बता रहा है, ये नेम ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, तुम्हारा वर्जन क्या है एप्लीकेशन का, समझ में आ रहा है, कौन सा वर्जन रिलीज कर रहे हो तुम,
तुम अगर हमेशा सेम सेम डालते रहेंगे प्रोडक्शन में तो तुमको ये नहीं समझेगा कि प्रोडक्शन में कौन सा वर्जन चल रहा है और तुम बना कौन सा वर्जन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से अभी तो 0.1.0 है। अब तुमने थोड़े से कोड चेंजेस कर दिए और उसको डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में, 2-3 पेज बना दिया, डिप्लॉय करना है, तो वो वर्जन 0.1 जाएगा वो। फिर बाद में और चेंजेस करे तो 0.2 जाएगा। इस वजह से इस तरीके से तुम्हारा क्या रहेगा, ट्रैकिंग रहेंगी, तुम्हारे वर्जन्स की ट्रैकिंग रहेंगी। कभी कुछ फट गया तुम्हारा तो तुम क्या कर सकते हो, पुराने वर्जन पे वापस शिफ्ट हो सकते हो। तो इसमें एक डिपेंडेंसी बोलकर प्रॉपर्टी है। ये डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के अंदर अपने टेस्टिंग लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी हम लोग जेस्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट की खुद की टेस्टिंग लाइब्रेरी भी यूज कर रहे हैं, यूजर इवेंट्स भी यूज कर रहे हैं। मैंने शायद एक्सियोस लाइब्रेरी डाला, वो एक्सियोस लाइब्रेरी आ गई। हम लोग रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। रिएक्ट क्या है? लाइब्रेरी है। जब अपन ने ये टेम्पलेट बनाए थे तो उसने अपना, जब उन्होंने अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप करे थे तो तुमने देखा था कि उन्होंने डाउनलोड कर रहा था, उन्हें सब चीजें डाउनलोड कर रहा था। मतलब उन्हें क्या कर रहा था, रिएक्ट डाउनलोड किया उसने, रिएक्ट डॉम डाउनलोड किया उसने, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स डाउनलोड किया उसने, वेब वाइटल्स बोल के एक लाइब्रेरी है वो डाउनलोड किया। फिर मैंने खुद ने एक्सियोस इंस्टॉल किया उसमें। तो ये क्या हो गई, मेरे पूरे प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज हो गए। क्या बोलते हैं इसको? बिना एक्सियोस के मेरा कोड रन नहीं होता। समझ में आ रहा है? ऐसा अगर तुमने, अभी तो मैंने कुछ डाला नहीं एक्सियोस से रिलेटेड, बट अगर तुम डाल रहे हो इसका मतलब ये है कि, तो जब भी कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट रन करेगा तो उन्हें पहले सबसे पहला कमांड क्या फायर करेगा? npm स्टार्ट नहीं, npm इंस्टॉल फायर करेगा। अभी तो तुमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से बना दिए, अब ये प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे डाल दिया समझ लो, और मैंने मेरे दोस्त को बोला जा ये प्रोजेक्ट ले और इसमें तेरा टू डू लिस्ट का एप्लीकेशन बना हुआ है। तो वो बंदे ने तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लोन कर दिया। क्लोन करने के बाद उन्हें क्या करेगा? npm इंस्टॉल। तो तुमने रीडमी फाइल में, अपने रीडमी फाइल में क्या करना, क्लोन दिस रिपोजिटरी ऐसा लिखना। फिर बाद में क्या लिखना तुमने, फायर फर्स्ट कमांड npm i, तो पूरे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगे तेरे। फिर बाद में क्या लिखना है कि रन npm स्टार्ट, स्टार्ट से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? So npm is a node package manager that is used to package your code या build your code। उसमें ये package.json है। अब जैसी एक नई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं समझ लो तुम, मतलब मैंने क्या करा, npm इंस्टॉल एक नई लाइब्रेरी करा। क्या करूं? खैर मेरे को अभी लाइब्रेरी भी याद नहीं आ रही, कोई भी लाइब्रेरी npm इंस्टॉल, ये एक्सियोसिस कर दिया। अच्छा हाँ सब आए नीचे क्या? अच्छा अच्छा, अब्बू नहीं है, थोड़ा पुणे गए वाले। ठीक है ब्रो, मैं आ रहा हूँ। खैर, तो सब लोग पहले तो ये, और फिर जो मैंने अगर यहाँ पे रीडमी फाइल नहीं लिखी तो मैं जब भी npm स्टार्ट कमांड फायर कर रहा हूं, npm, तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में npm स्टार्ट जैसी कमांड फायर कर रहा हूं तो उन्हें क्या कर रहा है, ये स्क्रिप्ट में जा रहा है, स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी में जा रहा है, ये स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी में जा रहा है। और ये स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी में से रन क्या कर रहा है वो, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और स्टार्ट। मतलब एक्चुअल में npm स्टार्ट रन हो रहा क्या, npm कुछ रन कर रहा क्या, npm खुद एक दूसरा कमांड फायर कर रहा। npm स्टार्ट लिखने के बाद क्या हो रहा है, देखो npm स्टार्ट लिख रहा हूं मैं और एंटर मार रहा हूं, तो देखो क्या हो रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बोल के
ये कमांड फायर कर रहा है, ये कमांड फायर कर रहा है। एक मिनट है ना, अम्मी दूध है, अम्मी मेरे मन में तो बोले कि असेसमेंट चालू है, बोले क्या हाँ मैंने तो बोला है ना कि हाँ है ही नहीं, मतलब वो जाके लाना पड़ेगा क्या मेरे को ये दूध दूध का भी? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं अब्बू थोड़ा पुणे गए वाले, ठीक है मैं जाता अभी थोड़ी देर से। हाँ तो फिर हम लोग कहाँ थे कि एक्चुअल में जब हम लोग एनपीएम स्टार्ट करते हैं या फिर एनपीएम टेस्ट करते हैं तो क्या करता है, उन्हें ये जो टेस्ट कीवर्ड है उन्हें जाके यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर ढूंढता, तो उसको टेस्ट मिल जाता। तो टेस्ट जैसी चीज उसको मिला तो उन्हें क्या फायर करता, फिर कौन सा कमांड फायर करता, रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट्स डैश स्पेस टेस्ट। तो ये रिएक्ट के एप्लीकेशन एक्चुअल में रन कैसे होता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स के थ्रू रन होता है। समझ में आ रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स के थ्रू रन होता है। बिल्ड कैसे होता है, रिएक्ट। तो हम लोग क्योंकि ये पैकेज मैनेजर यूज करते हैं, यहाँ पे कमांड कोई भी रहने दो। अब जैसा कि तुमको एक नोड जीएस का एप्लीकेशन बनाना है, मैं तुम लोगों को, खैर उसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, वो बाद में देखेंगे। बाद में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि तुम्हारा जो ब्राउजर है वो प्रोडक्शन के अंदर डेड ब्राउजर नहीं चलेगा, ओपेरा मिनी में तुम्हारा कोड रिएक्ट का नहीं चलेगा, तो ये सब अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में तुम्हारा क्रोम का वर्जन कौन सा रहेगा, फायरफॉक्स का कौन सा रहेगा, ये तीनों जगह तुम्हारा कोड चलेगा। ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ES6 जो है वो लेटेस्ट ब्राउजर में चलती है खाली, बराबर पुराने ब्राउजर्स में चलना डिफिकल्ट है। जैसे कि तुम बोलोगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जैसा क्रोम में मेरा एप्लीकेशन दिखेगा वैसा ही इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर ब्राउजर की अपनी अपनी अलग थीम होती है, अलग अलग चॉइसेस होती है। कोई ES6 का फीचर कोई ब्राउजर समझता है, कोई नहीं समझता है, तो उसको इंटर ऑपरेटेबिलिटी बनानी पड़ती है तुमको, बराबर, कि कौन से ब्राउजर पे तुम्हारा कोड चलेगा। खैर ये अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम लोग उसको देख के रखना। और ये ES लिंट बोले तो मैंने तुम लोगों को जब तुम्हारा प्रोजेक्ट अपन ने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे तो एक लिंट बोल के
ES लिंट बोल के तुमको ES लिंट बोल के तुमको डालने को बोला था, ES लिंट बोल के। ES लिंट लिंट बोले तो क्या है, एक लिंट ESLint क्या करता है कि जो भी तुम फाइल ओपन करते हो, जैसा कि मैंने app.js ओपन किया, यहाँ पे उन्हें क्या करता है, तुमको पहले से ही एरर बता देता है और सजेशन बताता है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कांस्टेंट, ये ऐसा कुछ तो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू ऐसा। तो खैर ये तो उसने वेरिएबल ले लिया, ये देखो इधर उन्होंने अंडरलाइन दे दिया। भाई तू ये कैसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, या तूने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा लेकिन यूज ही नहीं करा कहीं पे, ये कौन कर रहा है? ESLint तुमको इंटेलिजेंस काइंड ऑफ दे रहा है कि तुम कुछ चीजें तुमने बराबर करी नहीं है। अब जैसा कि जनरल जो फिनोमेना रहता है वो कैमल केसिंग का भी, तो तुम रूल्स तुम लोग ऐड कर सकते हो, तुम रूल्स खुद ही ऐड कर सकते हो, तुम खुद ही रूल्स ऐड कर सकते हो। इज डिक्लेयर्ड बट, तो रिमूव द डिक्लेरेशन बोल दे रहा है उन्हें। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों का जो सजेशन है, ये देखो इस पे जाएंगे तुम, तो इन्होंने अपने को बहुत सारे सजेशन दे दिया है, बहुत सारे सजेशन दे दिया है, और अपन उसका रिमूव अनयूज डिक्लेरेशन इस पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि तुम बनाया तुमने एक वेरिएबल, उसको यूज ही नहीं किया, तो वो कोड क्या है, अनयूज्ड कोड है बराबर। तो इस तरीके से अपन जब डेवलपमेंट करते रहते हैं तो ऐसे टूल्स हमारी हेल्प करते रहते हैं, ऐसे टूल्स हमारी हेल्प करते रहते हैं। वैसे ES लिंट तो नहीं है, सोनार लिंट डाल के रखो सब लोग। सोनार, सोनार लिंट बोल के ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि कोड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए काम में आता है। तो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ये एक्सटेंशंस में जाकर सोनार सोनार बोलकर एक कंपनी है, वो सोनार कंपनी ना, तुम अगर वो सोनार सोनार क्लाउड बोलकर है, सोनार क्लाउड, जब भी तुम कोई भी चीजें कमिट करते हैं ना, तो आजकल ना कोई डेवलपर्स वेरीफाई नहीं कर रहा है, तुम्हारा सीनियर वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये सोनार क्लाउड को तुम्हारा पूरा कोड दे देते। वो सोनार क्लाउड क्या करता कि तूने इतने डुप्लीकेट वेरिएबल्स लिखा है, तूने इतना गंदा कोड लिखा है, या ये चीजें लिखा हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जब भी तुम एक PR रेस करते हो। तो आजकल इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन हो गया है, जब भी तुम एक PR रेस करते हो तो सोनार क्लाउड से वो PR की टेस्टिंग होती है, और वो सोनार क्लाउड बोल देता है तुमको कि ये बंदे ने कैमल केसिंग नहीं लिखा, ये बंदे ने यहाँ पे डुप्लीकेट चीजें किया, ये बंदे ने डुप्लीकेट रिमूव कर देना चाहिए था, एक फंक्शन बना के करना चाहिए था। इस तरीके के सजेशंस जो है आजकल ह्यूमंस नहीं दे रहे, आजकल AI दे रही है तुमको। तो सोनार क्लाउड एक AI टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ चीज है जो कि हेल्प करती है तुमको क्वालिटी कोड लिखने में, क्वालिटी कोड लिखने में। तो ये हो गया पूरा पैकेज डॉट जेसन, समझ गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन, पैकेज डॉट जेसन क्या रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है? ये पैकेज डॉट लॉग डॉट पैकेज डैश लॉग डैश जेसन है, इसमें ना तुमने कैसे कैसे कब कब कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल किया था, कब क्या अपडेट करा था, या तुमने जो भी अभी तक मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे थे उनके खुद के भी डिपेंडेंसीज रहते हैं, वो सब ये लॉग डॉट जेसन के अंदर रहते हैं। इसको कभी छेड़ना नहीं, इसको कभी, एक्चुअल में ये रीड ओनली रहती है, ये खुद ही जैसा जैसा तुम यहाँ पर npm इंस्टॉल नया मॉड्यूल करते हो या कुछ भी करते हो, सॉरी, नया मॉड्यूल वगैरह कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पैकेज डॉट जेसन अपडेट होते रहती है। तो उसका टेंशन नहीं लेने का, उसमें जाने का भी नहीं वो फाइल में।
कभी तुमको फ्रेशली कुछ करना है, मतलब तुम्हारे पास पैकेज डॉट जेसन है, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम है और तुमको फ्रेश सब करना है, तो और तुम्हारा एरर दे रहा है नोड मॉड्यूल्स, तो तुमने एक क्या करना, ट्राई करना कि ये फाइल को डिलीट करके वापस से npm i करके ट्राई करना, वो अगर तुमको एरर्स आते हैं तो। ठीक है, समझ गया यहां तक सबको? हाँ बोल सलमान। आंसर पैकेज जेसन पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या है डिफरेंस? क्या दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है? दोनों भी मतलब डिपेंडेंसी बता रही ना। हाँ, लेकिन पैकेज डॉट जेसन अब हर लाइब्रेरी, वो डिपेंडेंसी का कुछ भी नहीं है, वो लॉक है, वो लॉक फाइल है, और ये पैकेज डॉट जेसन है। अभी जैसा कि एक्सियोस है, अब ये एक्सियोस भी तो नोड जेएस में या फिर रिएक्ट जेएस में बनी है, या नोड जेएस में, एनपीएम बोले तो मैक्सिमम पैकेजेस नोड जेएस में बने हुए। अब एक्सियोस ने भी 10 लाइब्रेरी यूज किया होगा जब बनाया होगा उन्होंने। तो ये लॉक में क्या रहता है कि हर लाइब्रेरी और उसकी खुद की डिपेंडेंसी भी रहती है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? अभी तू जाएगा यहाँ पे एक्सियोस लाइब्रेरी के अंदर, ये पूरे लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुए हैं तेरे सिस्टम में या तेरे एप्लीकेशन चलाने को, ये सभी लाइब्रेरीज लगे हैं, राइट? अभी तुम एक्सियोस में जाएंगे तो वो भी एक खुद एक प्रोजेक्ट है, बराबर? ये एक्सियोस, अब इसका भी पैकेज डॉट जेसन रहता। अब इन्हें ने क्या इंस्टॉल करना, इसके भी अलग अलग स्क्रिप्ट है रन करने के। ये देख कितने स्क्रिप्ट है, टेस्ट लिखेगा तो npm रन टेस्ट, फिर मोचा भी रन होता है इसमें, कर्मा भी रन होता है इसमें, क्या क्या रन होता है इसमें। रिलीज लिखेगा तो रिलीज करेगा उन्हें, फिर उसके डेव डिपेंडेंसीज ये है, फिर उसके एक्चुअल डिपेंडेंसीज भी रहते हैं, ये डिपेंडेंसीज ये 3 है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें रहती है एक पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो वो लॉग क्या करता है, लॉग जेसन पूरा सब हर चीज का, हर पैकेज का हर चीज यहाँ पे मेंटेन करता है। ये अपने को कभी देखना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, अपने यहाँ ध्यान पैकेज डॉट जेसन पे रहना चाहिए। आज तक कभी उसका काम नहीं हुआ कि मैंने पैकेज डॉट लॉग पे देखा है, बट मेजरली अगर तुमको नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने में कुछ एरर आ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो एक बार ये फाइल को डिलीट करके वापस npm i करके देखना। सर वो मीन्स मतलब जो रिएक्ट का ऐप है या वेबसाइट है, उसको राइट क्लिक करके कैसे पहचान ये मतलब रिएक्ट में डेवलप करे वाली है? क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में। हाँ, राइट क्लिक करके नहीं पहचानी जाती है, मैं बताता हूँ देखो उसको, मैंने शायद बताया भी है पिछले क्लास में। एक प्लगइन है, एक प्लगइन है रिएक्ट, एक प्लगइन है रिएक्ट डेव टूल्स बोल के, ठीक है, क्रोम का ये एक एक्सटेंशन है डेवलपर टूल्स बोल के। राइट क्लिक करके तो नहीं, बट ये देखो मेरे पास ऑलरेडी है रिएक्ट डेवलपर टूल्स बोल के। तो हर डेवलपर ये रिएक्ट डेवलप टूल्स इंस्टॉल करता है। तो अब अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको इंस्पेक्ट करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक प्रोफाइलर और एक कंपोनेंट्स। इसके ऊपर वापस अपन देखेंगे। तो अगर कोई वेबसाइट ये दो चीजें तेरे पास देती है जब तू इसको F12 करता हो, तो ये समझ लेना कि ये वेबसाइट रिएक्ट में बनी हुई है। समझ में आ रहा है? अभी तुम लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये रिएक्ट डेव, अभी देख ये सेम चीज मैंने अपना पुराना कोई HTML का पेज ओपन होगा तो वहां पे जाके देखूंगा, तो ये सेम चीज जैसे कि गूगल में जाके देखा और ये गूगल को राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये देखिए प्रोफाइलर और कंपोनेंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल जो है वो रिएक्ट में बनी ही नहीं है, गूगल जो है वो एंगुलर में बनी हुई है। फेसबुक डालता हूं मैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं, तो ये देख
ये कंपोनेंट आ गया, ये प्रोफाइल आ गया। ये फेसबुक ने इतने सारे हजारों लाखों कंपोनेंट बनाए हुए, ये पूरे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं फेसबुक के। ये पहले कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, फिर ये, अब इसके नाम ना ऐसे इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि जब तुम बंडलिंग और ये सब करते हो ना, बिल्ड प्रोडक्शन का बिल्ड बनाते हो, तो तुम नाम छुपा देते हो सामने वाले से, ऐसे XYZ कुछ भी नाम दे देते हो ताकि हैकिंग वगैरह करना हार्ड रहे। तुम कंपोनेंट के नाम दे दोगे तो फिर तो हो जिया। हाँ, तो ये इतने सारे कंपोनेंट और इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है ये रिएक्ट फेसबुक की। एक कंपोनेंट्स टैब रहता है और एक प्रोफाइलर रहता है। प्रोफाइल का यूज करके अपना तुम अपने वेबसाइट का पूरा प्रोफाइल कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट को लोड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो क्या कर सकता है, वो प्रोफाइलर कर सकता है। तुमने यहाँ पे स्टार्ट प्रोफाइलिंग बोले, देखो प्रोफाइलिंग इज इन प्रोग्रेस, तो तुम एक बटन से दूसरे बटन पे गए, फिर तुमने रिफ्रेश किया तुम्हारे पेज को, तो इस तरीके से ये बंद हो गया ये, अच्छा ये बंद है मेरा एप्लीकेशन। उसको प्रोफाइलिंग बोलेंगे तुम लोग। प्रोफाइलिंग बोले तो कौन सा कंपोनेंट तुम्हारा कितना टाइम ले रहा है वो प्रोफाइलिंग वगैरह बताता है। तो इंटरव्यूअर पूछता भी है कि तू अपने पेज का या हर कंपोनेंट कितना टाइम ले रहा है, ये कैसे पता चलेगा तेरे को। ये देखिए मैंने अभी रिफ्रेश किया, नो प्रोफाइलिंग डेटा, मतलब एक पेज पे आने के बाद मैं ये पेज पे से दूसरे पेज पे गया या जो भी है, मैंने इसी पेज को देखा और इसको स्टॉप किया, नो प्रोफाइलिंग डेटा। खैर ये तो स्टैटिक वेबसाइट है, अभी इसमें कुछ करा ही नहीं, एक भी कंपोनेंट पे गया नहीं, राउटिंग वगैरह करा नहीं, तो इसके अंदर कोई डेटा है नहीं कुछ चेंज करने को या ऑप्टिमाइज क्या करेंगे ये बता नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा जो कि एक कंपनी का प्रोजेक्ट वगैरह है, तो ये प्रोफाइलिंग टूल जनरली क्या करता है कि कौन सा कंपोनेंट लोड होने के लिए कितना टाइम ले रहा है वो बताता है। प्रोफाइलर क्या करता है, कौन सा कंपोनेंट कितना लोड होने को टाइम ले रहा है वो बताता है। खैर ठीक है, सब लोग वो डाला, सब लोग ने क्रोम डेव टूल अपने अपने सिस्टम पे डाल दो। रिएक्ट डेवलपर टूल्स बोल के गूगल पे डालो, उसका क्रोम का एक्सटेंशन मिलेगा तुमको, वो तुम लोग डाल दो अपने अपने सिस्टम पर। हो गया क्या सबका, सबने डाल दिया? हाँ बोलो भाईजान, क्या क्वेश्चन है? कौन सा डेवलपर? रिएक्ट डेवलपर टूल्स बोल के गूगल करो, फिर यहाँ पे जो भी लिंक आएंगी chrome.google.com की, उसके ऊपर क्लिक करो, उन्हें यहाँ लग जाएगा
तो तुम्हारा ऑप्शन आएगा इंस्टॉल बोल के, उसको इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे क्रोम में होगा ये, क्रोम और एज में। हो गया क्या? हो गया जुनेद, हो गया तेरा? हाँ। अब जैसी इंस्टॉल हो जाएगा और तुमने अपनी वेबसाइट अगर रन कर रहे हो तुम लोग और उसको इंस्पेक्ट करोगे, तो अभी एक्स्ट्रा के 2 टैब आ जाएंगे यहाँ पे, एक कंपोनेंट्स और एक प्रोफाइलर। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैंने इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। तुम लोग के पास इंस्टॉल नहीं रहेगा, तुमने इंस्टॉल करना। हो गया? चलो ठीक है। अभी हम लोग पैकेज डॉट जेसन खत्म हो गया एक्चुअली। अभी पैकेज डॉट जेसन का अल्टरनेटिव क्या है? एक यान बोलकर भी है, वो भी बहुत चल रहा है अभी आजकल। लोग रैदर देन एनपीएम, स्टैंडर्ड लोग जो आर्किटेक्ट लोग हैं, वो यान सजेस्ट कर रहे हैं। तो यान भी एक पैकेज मैनेजर ही है, डिपेंडेंसीज, पैरेलल डिपेंडेंसीज से करता है ये। यान का थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा है, तो लोग आजकल एनपीएम, लेकिन पुराने लोगों को एनपीएम की ही प्रैक्टिस है। यान इंस्टॉल डिपेंडेंसीज पैकेज इन पैरेलल, मतलब उन्हें क्या करता है कि पैरेलली इंस्टॉल करता है। लेकिन एनपीएम क्या करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सिक्वेंशियली इंस्टॉल करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है। तो आजकल बहुत सारे लोग यान यूज कर रहे हो, मतलब अगर तुमको समझ लो, मैं यान एनपीएम, जैसा कि एनपीएम आई लिखना रहता है या फिर एनपीएम इंस्टॉल लिखते हो तुम, तो अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है। तो वहां पे क्या लिखना पड़ता है? यान। सिर्फ यान भी लिख दिए तो हो जाता है, या फिर यान इंस्टॉल लिखना पड़ता है तो यान इंस्टॉल हो जाता है। मतलब उन्हें मेरे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना कर देता है। यान नहीं है मेरे पास, ठीक है। यान को अलग से पहले ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि यान स्टार्ट लिखूंगा मैं तो मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा एक नया एक्सियोस डालना है तो यान ऐड लिखना पड़ता है। यहाँ पे यान ऐड लिखना पड़ता है, और एक नया पैकेज ऐड करना है तो यान ऐड एक्सियोस लिखना। तो थोड़ा सा डिफरेंस इन तुम कमांड्स कैसे लिखते हो वो है। पहले तो तुम लोग के लिए तो एनपीएम इंस्टॉल ही करो तुम लोग, लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि। और एक चीज है कि आजकल ना लोग ये भी नहीं यूज कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप भी नहीं यूज कर रहे हैं। ये जो टूल अपन अभी यूज करे क्रिएट रिएक्ट ऐप से एक नया एप्लीकेशन बनाने का, समझ में आ रहा है? क्रिएट रिएक्ट ऐप से अपन ने एप्लीकेशन बनाया, राइट? आजकल ये क्रिएट रिएक्ट ऐप से कोई भी नहीं कर रहा है। वीट बोलकर आ गया है, VITE, वीट। तो ये वीट ना कहीं भारी है क्रिएट रिएक्ट ऐप से, मतलब इतने जबरदस्त चीजें दे रहा है वो। उसके डॉक्स में जाएंगे तो तुम्हारा क्या बनाना है, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है या तुम्हारा रिएक्ट। अब ये वीट ना कोई भी लैंग्वेज का टेम्पलेट तुम लोगों को दे रहा है आजकल। तुमको जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो जावास्क्रिप्ट का, टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो टाइप स्क्रिप्ट का विद जावास्क्रिप्ट, मतलब टाइप स्क्रिप्ट का भी प्रोजेक्ट बनाता है। तो जैसा कि मैंने लिखा देखो, यहाँ पे ये व्यू का बता रहा है। अभी जैसा कि मेरे को व्यू जीएस का एक टेम्पलेट चाहिए, तो उन्हें क्या कर रहा है, एनपीएम क्रिएट वीट लेटेस्ट माय व्यू ऐप और फिर टेम्पलेट और व्यू। तो ये व्यू जीएस के अंदर वैसी अगर तुमने टेम्पलेट डैश डैश टेम्पलेट रिएक्ट ले लिए तो तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन जाता है। रिएक्ट का टाइप स्क्रिप्ट का टेम्पलेट लेना है तो तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट का टेम्पलेट बन जाता है।
रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट। और इस तरीके से आजकल बहुत सारे लोग वीट, क्योंकि ये वीट का ना बंडल साइज इतना छोटा है, बंडल साइज इतना छोटा है कि बहुत बहुत सही है, तो आजकल ये फेमस हो रहा है। ये देखो, हाउ टू सेट अप योर क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप विथ वीट। देखो यहाँ पे क्रिएट वीट बोल रहा है, जैसे ही उन्हें वीट बोला वैसे ही उन्हें क्या करता है, देखो खाली तुमने यान क्रिएट वीट भी लिख दिए तो उन्हें क्या करता है, पूछता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है तुमको, तुमने कुछ तो भी डाले, फिर उन्हें बोलता है कि कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी लाइब्रेरी तुमको यूज करना है तुम्हारा नया प्रोजेक्ट बनाने के वास्ते। तुमको वेनिला वेनिला बोले तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, वेनिला जीएस करना है या व्यू में बनाना है तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा रिएक्ट में बनाना है, प्री एक्ट में बनाना है, लिट में बनाना है, व्यू में बनाना है, इस तरीके से उसने अलग अलग ऑप्शन दे देता है, फिर तुम रिएक्ट चूज करते हो। अब रिएक्ट का कोड भी क्या हो सकता है, जीएस में लिखा जा सकता है, टाइपस्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे और उन्हें बोल रहा है कि ठीक है भाई, तेरे को रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो बनाना है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बनाने का कि टाइपस्क्रिप्ट में बनाने का। आजकल बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग जावास्क्रिप्ट पुराना हो गया है, टाइपस्क्रिप्ट यूज करो। टाइपस्क्रिप्ट में क्या रहता है, हर एक, अभी तक अपन ने हर एक वेरिएबल को टाइप दिया क्या, जावास्क्रिप्ट क्या करता था, ऑटोमेटिकली क्या करता था, टाइप ले लेता था। कभी ऊपर उसका टाइप इंटीजर रहता था तो नीचे वो वेरिएबल का टाइप क्या हो जाता था, स्ट्रिंग हो जाता था, अगर अपन उसको स्ट्रिंग असाइन करते थे तो ये क्या है, टाइप सेफ है क्या जावास्क्रिप्ट, नहीं, ये टाइप सेफ नहीं है, मतलब उसका डेटा टाइप उसके वेरिएबल्स का चेंज होते रहता है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का डेटा टाइप चेंज होते रहता है। तो टाइपस्क्रिप्ट आया जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने टाइपस्क्रिप्ट बनाया। टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, इसके जो फाइल का एक्सटेंशन रहता है वो .ts रहता है, टाइपस्क्रिप्ट अपना .js रहता है, तो इसका क्या रहता है, ts रहता है। और दूसरा डिफरेंस ये रहता है इसमें कि इसमें हर एक वेरिएबल को टाइप देते हैं, हर एक वेरिएबल को टाइप देते हैं, मतलब क्या है, अभी जैसा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, कांस्टेंट a इज इक्वल्स टू 10, तो खाली अभी यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में कोलन लिखते हैं, और ये इसका टाइप है, बोलता हूं मैं नंबर, इसका टाइप क्या है बोलता हूं नंबर। मतलब मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ए जो वेरिएबल बना रहा हूं उसका टाइप क्या है, नंबर है। अब कल को अगर मैं नीचे जाके ए को अगर मैंने स्ट्रिंग असाइन करा ना, तो टाइपस्क्रिप्ट करने देंगे क्या मेरे को, कंपाइल्ड लाइन में एरर दे देंगे, तुरंत एरर दे देंगे वहीं पे बताने को मेरे को, ठीक है। अभी ये कोड इसीलिए भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है नहीं। अगर इसको टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाना है तुमको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीनेम करके क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट टीएस करना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैंने डॉट टीएस करा, मेरा ये एरर चला गया, लेकिन ये नीचे एरर आ गया। और ये देखो ए के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया कि ए को तुम चेंज नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट में कर पा रहे थे तुम, बराबर। खैर, तो ये एक टाइपस्क्रिप्ट एक अलग चीज है थोड़ी सी, तो खैर हर एक प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में हो रहा है, तो तुम लोग ने भी 1 से 2 प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में बना लेना, ताकि इंटरव्यूअर को तुम ये बोल सको कि मुझे टाइपस्क्रिप्ट भी आता है। टाइपस्क्रिप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बस इतना होना है कि आता है, ये पता होना चाहिए तुमको, ये तुम लोग ने बताना चाहिए सामने वाले इंटरव्यूअर को कि मेरे को टाइपस्क्रिप्ट भी पता है, टाइपस्क्रिप्ट क्या रहता है पता है, और टाइपस्क्रिप्ट मेरे को आता है। तो खैर कुछ डिफरेंस है नहीं, एक्स्ट्रा की शुगर ले रहे, जहाँ पे हर एक वेरिएबल जहाँ पे भी तुम लोग डिक्लेयर करते हो, हर एक वेरिएबल, हर एक इनपुट पैरामीटर। अब तुम बोल रहे हो ये ऐप जो है वो 2 चीजें लेता है, एक ए और बी लेता है। अब तो ये ए और बी क्या लेता है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये ए जो है वो स्ट्रिंग लेना चाहिए उन्होंने,
डी जो है वो नंबर लेना चाहिए, या जो भी तुम्हारा डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप तुमको यहाँ पे क्या होता है बताना पड़ता है। हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप तुम लोगों को बताना पड़ता है यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। खैर, तो आजकल ये वीट जो है VITE, ये बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। और तुमने ये एप्लीकेशन एक आधा वीट पे भी बनाना टेम्पलेट। अभी देखो मैं, और उसने देखो रिस्पॉन्सिव भी बनाया, उसने बहुत कुछ दे देता है तुमको। इवन तुमको बोलता है कि तुमको रिडक्स भी डालना है तो उन्हें रिडक्स भी डाल के दे देता है तुम्हारे को। रिडक्स क्या है? रिएक्ट के साथ और एक टूल, एक और लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के साथ अपन यूज करते हैं, जो कि स्टेट मैनेज करती है तुम्हारे वेरिएबल्स का। अब ये रिएक्ट थोड़ा सा ना हार्ड होते जाने वाला है तुम्हारा। यहाँ पे हर दिन नए टर्म आने वाले, स्टेट क्या रहता, प्रॉप्स क्या रहता, कंपोनेंट क्या रहता। अब जावास्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ जो मैंने लास्ट के जो 5 दिन के तुमको बताए हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के, अपन वो यूज करने वाले। उसके आगे के सब नए कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? खैर, तो अभी तो अपन क्रिएट रिएक्ट ऐप से चालू करते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं एक नया एप्लीकेशन जब बनाऊंगा तो मैं तब वीट से बनाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वीट क्या है। ठीक है। हाँ, अब उसके ऊपर है ये गिट इग्नोर फाइल। अभी क्या होता है कि जनरली तुम लोग अभी तक रेपोज वगैरह बनाया तुमने, बराबर, गिटहब पे तुमने रेपो बनाया, उसमें गिट इग्नोर फाइल भी मैंने तुम लोगों को डालने को बोला था। गिट इग्नोर फाइल्स बोले तो क्या है, अब इसका यूज क्या है? अभी देखो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, हजारों, इतने तुम कमिट करते बैठेंगे, 1 घंटा तो ये नोड मॉड्यूल्स को डालने को, कमिट करने कुछ लग जाएगा तुम्हारा, बराबर। तो नोड मॉड्यूल्स जो है ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का पार्ट है क्या? तुमने लिखा हुआ है क्या ये? तो इसको तुम्हारे गिटहब पे कमिट करने की जरूरत है क्या? गिटहब पे तुम्हारा सोर्स कोड रहता, सोर्स कोड को लगने वाली चीजें तो मैंने डिपेंडेंसी में डाल दी ना। अगर मेरे पास तो नोड मॉड्यूल्स मैं गिटहब पे कमिट नहीं करता। नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर है वो मैं क्या करता हूं, गिटहब पे कमिट नहीं करते अपन। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब भी यूजर को अपना कोड कॉपी करके चालू करना है तो उन्हें npm i कर देगा ना। फिर से वो npm i से इंटरनेट से जाके उन्हें मॉड्यूल्स लाके फिर npm स्टार्ट करेगा तो उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। गिटहब पे रखने की क्या जरूरत है उसको? समझ में आ रहा है? तो हमेशा हमेशा जो गिट इग्नोर फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का पाथ दिया उन्होंने, देखो स्लैश नोड मॉड्यूल्स को मेरे गिट इग्नोर में डालो बोला उन्हें। अगर मैं ये गिट इग्नोर में नहीं डालता तो देखो, देखो चेंजेस में कितने चेंजेस आते कमिट करने के बाद। टू मेनी चेंजेस वे रिजेक्टेड, ओनली फर्स्ट 10,000 चेंजेस विल बी शोन। समझ में आ रहा है क्या ये? तो मैंने गिट इग्नोर में कंट्रोल Z कर रहा हूं, तो गिट इग्नोर में डालने के बाद तो नोड मॉड्यूल्स कभी कमिट नहीं करना। तो अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारा कोई फोल्डर को तुमको इग्नोर करना है गिटहब में डालने के लिए, तो या तो राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके इसका कॉपी पाथ करना और ये पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना। नहीं, इतना बड़ा नहीं करना, कॉपी रिलेटिव पाथ करना, इसका कॉपी रिलेटिव पाथ करना और यहाँ पे जाके गिट इग्नोर फाइल में डाल देना। तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइल इग्नोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसा कि उसने बिल्ड फाइल को भी इग्नोर कर दिया, वो बिल्ड फाइल भी तुम कभी भी बना सकते हो npm रन बिल्ड करके। उसको गिटहब पे डालने की जरूरत है क्या? गिटहब पे वही कोड डालना जो कि एक डेवलपर ने लिखा हुआ है, और वो डेवलपर में लिखने के बाद उसको कहीं पे भी जाके तुम लोग उसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी जाके तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। ठीक है।
तो ये हो गई गिट इग्नोर फाइल। इसके अंदर एक src फाइल है, ये मेन फाइल है, ठीक है। ये src फोल्डर जो है, ये src फोल्डर बोले तो सोर्स कोड, src बोले तो सोर्स कोड, सोर्स कोड बोले तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का पूरा कोड लिखा हुआ है। बाकी का जो यहाँ पे है पैकेज गिकेज ये वो, ये सब क्या है, इसको बनाने में हेल्प करते, एप्लीकेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं ना। पैकेज डॉट जेसन में मेरे पैकेजेस है, जो भी मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता है, ये वो सब वो npm के वास्ते लग रहे। फिर गिट इग्नोर भी लग रहा। फिर ये बिल्ड फोल्डर तो बिल्ड बनाने के बाद की चीज है। फिर बाद में ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, तो ये तो खुद ही बन जा रहा है नोड मॉड्यूल्स, जो कि डिपेंडेंसी करना है या मेरे को XYZ चीजें करना है, तो वो सब चीजें मेरे इधर से हो रही है। और पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं बताता हूँ एक पब्लिक फोल्डर। चलो अभी पब्लिक फोल्डर पहले देखेंगे। src फोल्डर के अंदर मेरा कोड है और पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरा एप्लीकेशन पब्लिक फोल्डर से चालू होता है। क्यों? क्योंकि मेरा index.html यहाँ पे है। सो ये जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है, ये रिएक्ट भी क्या है, इन द एंड HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इस ब्राउजर को समझने वाला है। रिएक्ट भी बोले तो यूजर इंटरफेस बना रहे, खाली एक लाइब्रेरी है जो कि हमारी हेल्प कर रही है यूआई बनाने को। यूआई बनाना बोले तो यूजर इंटरफेस बनाना, यूजर इंटरफेस बनाना बोले तो यूजर को जो सामने दिखता है पेज पे वो बनाना। वो बनाना बोले तो किसमें बनेंगे, HTML और CSS में बनेंगे। बिना HTML और CSS में बना सकते हैं क्या? तो इसका भी तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना। तो ये जो HTML है, जो अपना नॉर्मल HTML है, HTML लैंग्वेज डॉक टाइप, तो तुम्हारा एप्लीकेशन ये हेड टैग, ये बॉडी टैग, ये सब सेम है। खाली उन्होंने क्या करा, बॉडी टैग के अंदर एक डिव ले लिया और ये डिव को क्या दे दिया, आईडी दे दिया रूट। अब ये आईडी के हेल्प से रिएक्ट क्या करेगा, पूरा कोड क्या करेगा, इसके अंदर लेके आएगा। किसके अंदर लेके आएगा, index.html के अंदर लेके आएगा। समझ में आ रहा? जैसा कि अपन ने कल एक खुद ही बनाए थे ना, क्रिएट आईडी, इमेज टैग का एक आईडी बना दिए थे। फिर हमने पैराग्राफ टैग का आईडी बना के बताया ना, मैंने तुम्हारा ऑटोमेटिकली लेके आके बताया ना। तो वो कैसे आया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुम्हारा क्या बन रहा है, एक नया एलिमेंट बन रहा है, एक नया एलिमेंट बन रहा है, बराबर। सो उसने क्या करा, एक ही डिव रखा है यहाँ पे index.html में, बराबर। और वो डिव का आईडी क्या दे दिया, रूट दे दिया। यहाँ पर ये फैब आइकन तुम्हारे एप्लीकेशन का चेंज करना है, तो ये हेड टैग के अंदर ये फैब आइकन है। ये फैब आइकन का तुमने आइकन चेंज कर देना तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो तुम्हारा आइकन आ जाएगा वहां पे। तुम्हारा लोगो बदलना है तो लोगो बदल सकते हो तुम। फिर ये तुम्हारा रोबोटो फोन्ट फैमिली है, तो टेक्स्ट तुम्हारा रोबोटो है, इसलिए ये फाइल है। खैर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये index.html। ये index.html में इन्होंने पूरे अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन का टाइटल तुम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बदल सकते हो। फैब आइकन तुम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना फैब आइकन डाल सकते हो। ये डाल के चेक करना तुम लोगों ने। और फिर उसने क्या किया, एक डिव लिया खाली यहाँ पे, और वो डिव का आईडी दिया रूट। अब वो रूट कहाँ यूज हो रहा, तो अपन अभी आ जाते अपने SRC के अंदर। SRC के अंदर भी तुम देखेंगे तो सबसे पहली फाइल जो रन होती है वो है index.js रन होती है। अभी देखो उन्होंने सबसे पहला ये तो इंपोर्ट अपन बाद में सीखेंगे, बट लाइन नंबर 7 देखेंगे तुम, तो उन्होंने क्या किया, react dom डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। क्या यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ये रूट कहाँ ही, index.html में। index.html से उन्होंने क्या करा, वो div का आईडी ला लिया, वो div एलिमेंट बना दिया, और वो div को एज अ, अब ये react DOM क्या है, ये react DOM ये react की लाइब्रेरी के फंक्शंस है, मेथड।
यहां से वो डॉम वो जो रूट एलिमेंट के अंदर चीजें डालते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उन्होंने पहले एक रूट बना दिया और वो रूट को रूट डॉट रेंडर मेथड से क्या होता है कि ये जो रूट को क्या कर रहे तुम रेंडर कर रहे, रेंडर मेथड में उन्होंने क्या करा, एक ऐप बोल के कंपोनेंट बनाया। क्या बनाया? ऐप बोल के कंपोनेंट बनाया। अब ये ऐप कंपोनेंट बोले तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट जेएस है, ये मतलब ऐप कहां पर है? यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर कंट्रोल दबाऊंगा, इसके ऊपर होवर करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और उसको क्लिक करूंगा तो मैं ऐप के अंदर चल जाऊंगा। ऐप क्या रिटर्न कर रहा? HTML। ये पूरा डिव गिव हेडर गिडर रिटर्न कर। ये क्या होंगे? ये यहां से जाके कहां बैठ जाएंगे? index.js के यहाँ पे इसके अंदर बैठ जाएंगे। बराबर बराबर। वो रिटर्न कर रहा ना, रिटर्न कर रहा तो कहां आएगा उन्हें? यहाँ पे आके पूरा डिव गिव सब बैठ जाएगा यहाँ पे, और उन्हें क्या कर देगा? ये रूट के अंदर उसको जाके वो डिव को रेंडर कर देगा। तभी जाके ये अपने को ये पेज ऐसा दिख रहा ना, ये यहाँ पे ये पेज ऐसा दिख रहा। बराबर। ऐसा पेज क्यों दिख रहा? क्योंकि क्या हो रहा है, index.js के अंदर तुमने app.js को कॉल करे, app.js के अंदर HTML लिखा हुआ है, वो रिटर्न कर दे रहा है HTML को। तो ये पूरा HTML यहां से हटके कहां जा रहा? यहां से हटके कहां जा रहा? index.js में चले जा रहा है। ये ऐप को हटा दे रहा उन्हें, और फिर यहाँ पे जब कंपाइल होता तब यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे आने के बाद रूट पे क्या कर रहा उन्हें, ये पूरे डिव को क्या दे रहा है, यहाँ से फिर कहां जाने वाला है ये डिव? ये इसके नीचे अंदर चले जाने वाला है ये पूरा डिव यहाँ पर। बराबर। कब होगा ये? कंपाइल करने के बाद, बिल्ड बनाने के बाद। तो तुम अगर अपना ये देखेंगे, तुम अपना पेज देखेंगे, जो ये अभी ये जो रन हो रहा है पेज, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो तुमको app.js दिखेगा क्या कंपोनेंट? नहीं दिखेगा। तुमको क्या दिखेगा? ये देखो आईडी रूट, ये डिव रूट, डिव के अंदर एक डिव और बनाया उन्होंने, क्लास ऐप है। ये कहां से आया? ये app.js से आया, क्लास ऐप। फिर बाद में क्या है? हेडर सेक्शन। बाद में क्या है? ये इमेज तुम्हारी लोगो की। फिर बाद में क्या है? ये p टैग जहां पे तुमने ये एडिट गिडिट लिखे। फिर बाद में क्या है? ये a टैग जो कि एक और एंकर टैग है। तो ब्राउजर में क्या समझ में आ रहा कि वो पूरा एक HTML है, लेकिन पीछे है क्या? वो app.js है, app.js है, index.js है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अब जावास्क्रिप्ट का पावर यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का पावर बोले तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट का आईडी ले रहे, फिर रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट, बाद में रिएक्ट डॉट ऐसा उन्हें हर कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट HTML रिटर्न करते जा रहा है। इन द एंड एक बड़ा HTML बन के यहाँ पे रिटर्न होके तुम लोगों को पूरा पेज दिख रहा है। बराबर है? समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ये किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? तो और ये देखो हर एक ऐप के साथ CSS फाइल्स है। ये देखो हर एक app.js के साथ, ये देखो app.css है। इन्होंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा, लोगों का हाइट दिया, मीडिया क्वेरीज लिखा। तो ये सब कॉन्सेप्ट सेम है तुम्हारा CSS का। खाली तुम्हारा यहाँ पे HTML नहीं रहेगा, खाली एक ही HTML रहेगा। कहाँ पे? index.html। क्योंकि जावा रिएक्ट में क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML है। HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट है। क्या है? HTML अलग नहीं कर सकते तुम रिएक्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के JS फाइल के अंदर ही तुमको HTML दिखेगा। ये देखो डिव दिख रहा है तुमको, हेडर दिख रहा है तुमको, इमेज दिख रहा है। तो ये मेजर चीज लाई थी रिएक्ट ने, जो कि अपन जब वाई रिएक्ट पढ़ रहे थे तब भी अपन ने देखा कि इन्होंने क्या करा, HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट कर दिया। एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इनसाइड जावास्क्रिप्ट फाइल यू एडेड HTML। तो HTML इज इनसाइड जावास्क्रिप्ट।
तो देखो ये index.js है, तो index.css भी है, तो बॉडी को क्या css लगाया, फॉन्ट फैमिली ये यूज करो बोल रहा है, कोड गून ने कुछ और css लगाया, और बाकी तो एक सेटअप फाइल्स वगैरह है उसको इग्नोर करो, लेकिन तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो index.js से चालू होता है। index.js में भी तुमने देखा कि उन्होंने रूट एलिमेंट को लिया, वो रूट एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, और रूट एलिमेंट डॉट रेंडर मेथड यूज करके क्या कर रहा है, उन्हें ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। और ये ऐप कंपोनेंट के अंदर, ये ऐप कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन कंपोनेंट है जो कि रिटर्न क्या कर रहा है, एक HTML का फाइल कर रहा है, या HTML टेम्पलेट कर रहा है। ये HTML टेम्पलेट रिटर्न होके index.js के पास जाएगा, और एक फिर बाद में यहां से उन्हें क्या करेगा, रूट एलिमेंट के अंदर उसको क्या कर देगा, लोड कर देगा पूरे पूरे HTML को तुम्हारे, बराबर। ये पूरा कोड क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में हो रहा है। तो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट जितना स्ट्रांग रहेगा उतना इजी रहेगा तुम लोगों को रिएक्ट समझना। जितना तुम रिएक्ट समझेंगे उतना तुम्हारा जावास्क्रिप्ट पावरफुल होगा। तो जितना तुम रिएक्ट सीखेंगे उतना तुम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, और जितने तुम जावास्क्रिप्ट सीखोगे उतना तुम रिएक्ट सीख रहे हो। तो जिसको जावास्क्रिप्ट आता है उसको रिएक्ट आता है। ये हो गया है कि बेसिक आइडिया कि ये पूरा एप्लीकेशन और फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, और अपना जो अभी अपन ने एक प्रोजेक्ट रन करे रिएक्ट ऐप के थ्रू, टेम्पलेट एक रन करे, वो कैसे रन हो रहा है, वो कैसे रन हो रहा है, index.html से रन हो रहा है। वहां पे एक रूट एलिमेंट है, वो रूट एलिमेंट को हम लोग रिएक्ट के ऐप index.js के थ्रू रूट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। वो एक्सेस करने के बाद रेंडर कर रहे हैं, रेंडर ऐप कंपोनेंट को कर रहे हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर और फाइल्स है। अब तुम और एक फाइल बना सकते हो जो एक और खुद का कंपोनेंट रहता है, वो उसको ऐप कंपोनेंट में डालेंगे, तो तुम्हारा फाइल फिर ऐप कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, फिर तुम्हारा रिटर्न फिर ऐप कंपोनेंट इंडेक्स कंपोनेंट को करेगा। तो हमेशा रिएक्ट कंपोनेंट या बोले तो रिएक्ट फंक्शन जो रहता है वो हमेशा एक HTML रिटर्न करता है। खैर वो उसको थोड़े थोड़े से और आगे आगे जब देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस फ्लो वर्क्स इन अ मोर बेटर वे। बट अभी के लिए मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोगों का क्रिएट रिएक्ट ऐप रन हो गया वाला है? ठीक है, कल करते हैं इसके आगे का।